लाइव हो गया। तो अरे आशुतोष जी, अभी तो हमने वन लाइनर किसी को भी नहीं दिया है। ये कमेंट बंद करो, ये पढ़ते लिखते हैं नहीं बच्चे फिर। मतलब वन लाइनर वाला अभी पूरा हुआ ही नहीं। सब प्लीज वन लाइनर दीजिए, वन लाइनर हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए। इन्हें ऐसा लगता है कि जो बच्चे ऑफलाइन में आए ना, मैं स्वागत में आते ही रसगुल्ला खिला रहा हूँ। अब भाई ये तो हमने तो सबको बोला भाई, जिसकी इच्छा कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ भाई रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब तो सबको ही देंगे जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं भाई, लेकिन तैयार हो तभी तो देंगे। आज तुम्हारी टोपी कहाँ है? किसे पहना के आए आज? शुरू किया जाए जी। चलिए जी, तो इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। फिर कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि लोड फ्लो से संबंध रखती है, लेकिन सवाल पूछे गए हैं तो उसको लिखेंगे जरूर, मेंशन जरूर करेंगे। आप जो बता रहे थे ये भी इलेक्ट्रिकल डिजाइन में बेटा आपको कैलकुलेट करना है ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। आपको देखना है स्किन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है जी, तो ये आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में। थोड़ा सा एक छोटा सा चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। परफॉर्मेंस में आपको सिर्फ सीखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, किसके दूरी के आधार पर कैसे कर रहे हैं हम लोग, कौन कौन से मेथड है। यहां से भी सवाल आया है सर्ज इंपिडेंस से और सर्ज इंपिडेंस लोडिंग से लास्ट टाइम। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो हमारा उद्देश्य देखिए इसमें क्या है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर, एल और सी। तो सबसे पहले देखिए बेटा, जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बनावट की बात कर रहे हैं,
जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन की बनावट की बात करते हैं तो ऐसा कोई वायर नहीं जिसमें बेटा रेजिस्टेंस ना हो। तो कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा कुछ जुगाड़बाजी नहीं है, सिंपल नॉर्मल अपना फॉर्मूला R बराबर रो एल अपॉन ए। फिर आप ये देखते हैं कि देखिए इंडक्टेंस कहाँ से आता है। इंडक्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है कि फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट आई। अभी लिखेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में, इसी ट्रांसमिशन लाइन में हमें इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। फिर देखिए जब दो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक, दो कंडक्टर किसी दूरी या इंसुलेटर से अलग किए जाते हो तो वो कैपेसिटर बन जाता है। अब ट्रांसमिशन लाइन में एक कंडक्टर तो होता नहीं है भाई, तो कंडक्टर टू कंडक्टर हमें कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा, साथ ही कंडक्टर से न्यूट्रल के बीच में भी हमें कैपेसिटेंस देखने को मिलता है। तो दो तीन चार चीजें हैं, देखिए इन चार चीजों को लेकर चलिएगा कि जब आप इलेक्ट्रिकल डिजाइन और ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो आपके पास बेटा चार पैरामीटर होते हैं। तो देखिए जी ट्रांसमिशन लाइन के लिए मुख्यतः चार पैरामीटर होते हैं। मुख्यतः चार पैरामीटर होते हैं। एक होता है बेटा प्रतिरोध, जहां प्रतिरोध हो गया वहां क्या चालकता हो, चालकता बोले तो कंडक्टेंस। ये क्या है बेटा, ये है रेजिस्टेंस। फिर होता है इंडक्टेंस। फिर होता है कैपेसिटेंस। आप हल्के में मत लेना इसे बेटा, ये चारों पेपर में आ चुके हैं कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो चार पैरामीटर होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। अब हमेशा याद रखिए बेटा इन चार पैरामीटर को देखिए किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध तथा प्रेरकता, इंडक्टेंस बोले तो प्रेरकता, कैपेसिटेंस बोले तो धारिता। प्रेरकता, प्रतिरोध तथा प्रेरकता सदैव श्रेणी में जुड़ते हैं तथा चालकता व धारिता समांतर में जुड़े होते हैं। समांतर में जुड़े होते हैं। जब बेटा ट्रांसमिशन लाइन के हम इक्विवेलेंट सर्किट जैसे बनाते हैं तो याद रखिएगा कि R और L को सदैव सीरीज में जोड़ा जाता है। और बेटा जैसे हम लोगों को चालकता और धारिता दर्शानी होती है तो इन्हें बेटा इस तरीके से लगाते हैं। बनाइए जी।
आपकी पहली क्लास है? अब तो मैंने मना कर किया यार इसमें बैठाने को। इससे पहले आप सब खत्म करके आए हैं? हैं? मैंने तो मना कर दिया इसमें ना, 10 क्लास। क्लास शायद हम 30-35 कितनी ले चुके हैं ना, 34। कब तक खत्म करेंगे आप इन्हें? 3-4 दिन में कर लेंगे? क्योंकि मैंने सर को भी जो एडमिशन करते हैं मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया कि जो बच्चा पढ़ के नहीं आ रहा शुरुआत से उसको नहीं अलाउ करें। अब तू क्लास में आ गया दोस्त तो 3-4 दिन में खत्म कर लेना, देख ले। चले बेटा। तो देखिए प्रतिरोध को हम लोग कैसे लिखते हैं। प्रतिरोध वही R बराबर, जैसे हमारे पास में कोई चालक होता है, उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो A दिया हुआ है और जो इसकी लंबाई है ये दे दिया है। तो आप क्या लिखेंगे? R बराबर रो L अपॉन A O। यही तो हो गया। प्रतिरोध को नापना या प्रतिरोध को लिखना ट्रांसमिशन लाइन के कोई बड़ी बात नहीं है। R बराबर रो L अपॉन A लिख लिया, आगे चले। नहीं लिखा क्या? थोड़ा रह गया ले भाई। हो गया भाई। चले नेक्स्ट चलते हैं। इंडक्टेंस प्रेरकताओं की। फॉर्मूला लिखिएगा। हम लिखते हैं इंडक्टेंस बराबर में फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट। ये फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। फ्लक्स लिंकेज का मतलब होता है कि टर्न, जब भी हम कोई बाइंडिंग डिजाइन करें, कोई कंडक्टर ले, कि टर्न फ्लक्स को किस प्रकार से काट रहा है, उसे कहते हैं हम लोग फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला होता है, याद रखिए इसे, लीकेज नहीं लिंकेज, फ्लक्स को काटना, ये होता है एन फाई और यूनिट होती है वेबर टर्न बेटा। यूनिट होती है वेबर टर्न। तो एल बराबर में एन फाई बाई आई। अब देखिए इंडक्टेंस की यूनिट हम लोग हेनरी पढ़ते आते हैं, है ना। एग्जामिनर ने इस बार हेनरी ना देके कुछ और पूछ ले। तो देखिए ये होता है वेबर टर्न पर एम्पियर। अब जैसे इंडक्टेंस के लिए बेटा हम हेनरी पढ़ के आते हैं, तो याद रखिए ये भी पूछ सकता है कि हेनरी किसके बराबर है। तो हेनरी बराबर में वेबर टर्न अपॉन में एम्पियर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए जी। कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर लाइन। सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए इंडक्टेंस का कैलकुलेशन करना। सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए कैलकुलेशन करनी है इंडक्टेंस की। देखिए डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन हमें 2 पेज की पड़ती है। अब जेईई वालों बच्चों को तो मजबूरी होती है कि प्रॉपर डेरिवेशन करवानी पड़ती है, आप लोगों के लिए मजबूरी नहीं है। बेटा हमारे पास में लाइन में ये 2 कंडक्टर है। इन कंडक्टर की जो दूरी दी गई है, ये लाइन में 2 कंडक्टर है बेटा, और इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो d है, और इनकी जो त्रिज्या रेडियस का है वो r है। ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग किसी भी एक वायर का इंडक्टेंस लिखते हैं। देखो करंट, ये तो आपको पता होगा, अगर इसमें IA है तो इसमें माइनस क्या IA होगा। अरे 2 तार होते हैं भाई, करंट गया, लोड है, इस वाले से वापस आ गया, यही तो प्रोसीजर है। तो अगर इसकी दिशा ये देखें तो इसकी दिशा ये है, अगर ये 10 है तो ये -10 है। तो सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए इंडक्टेंस पर फेज या इंडक्टेंस पर वायर, एक तार पर इंडक्टेंस देखिए भाई कितना होगा। L बराबर में 2 × 10⁻⁻7 1/4 प्लस log E d/, ये सूत्र आता है। न्यूमेरिकल का कोई चांस इसलिए नहीं क्योंकि log E का मान आपको पता नहीं होता, बिना कैलकुलेटर के log E आप निकाल नहीं सकते, तो न्यूमेरिकल का कोई चांस नहीं है। अब इससे देखिए पेपर में क्या फंसता है, उस पर भी बात करेंगे। ये बेटा एक वायर के लिए है, अगर 2 वायर के लिए लिखे तो 2 से और गुणा करनी पड़ती ना। तो ये हमारा अभी एक वायर के लिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है। अब इसे जब एक के बारे में पता है, दूसरे के बारे में लिखना हो, मान लिया दोनों के बारे में, तो 2 से गुणा कर दो। 3 के बारे में लिखना हो तो 3 से गुणा कर दो। 4 के बारे में लिखना है तो 4 से गुणा कर दो। तो इसकी यूनिट होती है बेटा हेनरी पर मीटर लेंथ, मतलब पर मीटर लेंथ। ये 1 मीटर के लिए है। अगर लाइन की लंबाई स्मॉल l मीटर दे दी जाए तो इसे l से गुणा कर दी जाएगी। लाइन में बेटा जो इंडक्टेंस होता है वो लंबाई के सदैव समानुपाती होता है। तो एक वायर के लिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, क्या लिखा, 2 × 10⁻⁻7 ब्रैकेट 1/4 प्लस log E d/r। देखिए इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं। जब हम log E को सॉल्व करते हैं तो इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका देखिए क्या होता है।
इसी को लिखने का दूसरा तरीका है L बराबर 2 × 10⁻⁻7 log E, जबरदस्ती, dm/ds। अच्छा जी, अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव ये है, आपने कुछ शब्द सुने होंगे सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी। देखो, म्यूचुअल शब्द का हिंदी में मतलब होता है किसी अन्य से प्रभाव होना, म्यूचुअल किसी दूसरे से। सेल्फ का हिंदी में मतलब होता है स्वतः, अपने आप में। तो यहां से दो चीजें हैं, फुल फॉर्म भी जरूरी है भाई। यहां तक लिख लिया आपने? लिखो लिखो इसे। बच्चे सो के नहीं उठते सुबह सुबह, नींद के ज्यादा बेचारे तोड़े हुए जी। कुछ नींद होगी, कुछ पैट का एग्जाम हो गया। है तुम कौन कौन से छोड़ चुके? कहाँ भी कहाँ हुआ पैट का? ये तो हर 6 महीने में हो जाता है। अच्छा, एनडीए वाला होता है हर 6 महीने में। वैसे जब बच्चों को बाद में फॉर्म भरवाना ही है और बाद में फिर परीक्षा लेनी है, इसका लॉजिक क्या लगाया? नहीं, देखो, ये लेखपाल का फॉर्म आएगा, पेपर तो देना ही पड़ेगा ना। बिना पेपर के चले जाते हैं पैट के थ्रू, देना पड़ेगा पेपर, तो खाएगा। इसका फायदा क्या हुआ? ये कॉमन पेपर तब लेने का बेनिफिट था तब कॉमन पेपर के नंबर के आधार पर जहां जरूरतें होती वहां रिक्रूटमेंट होता, तब पैसे की बचत होती, सरकार की भी और बच्चे की भी। ये तो एक्स्ट्रा लोड आ गया, इससे क्या फायदा है? जैसे एक बार ये चर्चाएं चली थी, और होना चाहिए, जैसे आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर 6 महीने में आपका एक एग्जाम, कॉमन एग्जाम होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का, जैसे मैकेनिकल का। आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई का एक कॉमन हर 6 महीने में एक पेपर होना चाहिए। उसमें मेरिट के आधार पर प्रायोरिटी पूछ लीजिए। मान लिया सब विभाग में मिला के 5,000 भर्तियां थी, 5,000 बच्चों को आप शॉर्ट लिस्ट अपना कर लीजिए, 5500 को कर लीजिए अपना, उनको अपना अलग अलग डिपार्टमेंट में अपना भेज दीजिए। जैसे यूपी का है तो पूरा यूपी करवा सकता है, उत्तराखंड में तो जरूरत ही नहीं कराने की, क्यों, यहाँ भर्ती नहीं आती। ऐसे ही पूरा स्टेट का छोड़ो, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है। तो एक तो सरदर्दी से बच जाएगा कि इस हफ्ते इसका पेपर देने में समय बर्बाद है, पैसा भी लगेगा, फॉर्म भरेगा उसमें भी खर्चा होगा, सरकार का भी एक्स्ट्रा बर्डन है ये। लेकिन ये बैठे 5वीं फेल कुर्सी पे, क्या समझ आएगा उन्हें? अब L बराबर में 2 × 10⁻⁻7 log E dm/ds। बेटा देखिए, डीएम कहलाता है म्यूचुअल जीएमडी। म्यूचुअल का मतलब क्या है? दूसरे से। जीएमडी की फुल फॉर्म देखिए क्या है, फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिकल
मीन डिस्टेंस, ये भाई इसलिए क्योंकि फुल फॉर्म पूछी गई है एक दो, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। और डीएस का मतलब होता है यहां जेएमआर। अब जेएमआर की फुल फॉर्म होती है, देखो फुल फॉर्म है भाई इसलिए हिंदी में नहीं लिख रहा हूं इसे, ज्योमेट्रिकल मीन रेशियो होती है, ज्योमेट्रिकल मीन क्या, जीएमआर ज्योमेट्रिकल मीन रेशियो ही होती है। रेशियो है, रेशियो। इसमें जब हम लाइन के लिए लिखेंगे डीएम बराबर है डी, यानी बीच की दूरी। देखो बीच की दूरी किस तरह से लेनी है, रेशियो ही है, वैसे फेंके जा रहे हैं, ये लिखाया ये लिखाया, रेशियो ही है। देखो अबे कर लो फिर रेशियो। यहां देखो ये अगर मान लिया कोई कंडक्टर है, डीएम का मतलब देखो क्या है, हमने क्या लिखा है म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब है किसी अन्य तार से, तो अन्य तार यहां पर बी है, तो इससे जो ये दूरी है बीच की दूरी, इसे नाम दे दिया हमने डीएम। ठीक है जी, डीएम बराबर क्या लिखना है, डी लिखना है। और बेटा डीएस का मतलब होगा इसके स्वयं के त्रिज्या के आधार पर, रेडियस के आधार पर, तो डीएस का मान लिखना है हमेशा 0.7788 आर। देखो इंडक्टेंस का अगर फॉर्मूला पूछता है तो ये हमारा फॉर्मूला लिखने का एक रूप है, L बराबर 2 × 10⁻⁷ 1/4 प्लस log a d बाई आर। दूसरी चीज, इंडक्टेंस लंबाई के समानुपाती होता है। फिर इसी को दूसरा रूप, इसे सॉल्व करते हैं बकायदा हम लोग, 2 × 10⁻⁷ log a dm बाई ds लिख दिया। अब जब भी आपको डीएम लिखना हो तो डीएम आप सेलेक्ट करेंगे बीच की दूरी को, और डीएस आप सेलेक्ट करेंगे 0.7788 आर को। ठीक है भाई, 0.7788 आर। मान लिया आपको रेडियस देते, कहें 5 सेंटीमीटर है, और आपसे कहें कि सेल्फ जीएमआर ज्ञात कीजिए, मीन्स डीएस का मान बताओ, तो आप करेंगे 0.7788 आर। आपको जैसे बीच की दूरी दे दें कि 5 या 10 सेंटीमीटर पर दो चालक रखे गए हैं, आपको कहें कि म्यूचुअल जीएमडी ज्ञात कीजिए, तो म्यूचुअल जीएमडी इनके बीच की दूरी है। और जब भी आपसे कहें कि सेल्फ जीएमआर ज्ञात कीजिए, मीन्स डीएस, तो 0.7788 आर। और 0.7788 आर पर न्यूमेरिकल छोटा सा बन सकता है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो बेटा जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इंडक्टेंस का, तो हमने ये ध्यान में रखा है कि इंडक्टेंस के फॉर्मूले में दो चीजें आई हैं, एक है हमारा डीएम और एक है देखिए डीएस। फिर से देख लो, डीएम को लिखते समय हम ध्यान देंगे बीच की दूरी, और डीएस को लिखते समय हम ध्यान देंगे 0.7788 आर। आर क्या है, त्रिज्या, और बीच की दूरी क्या है, डी है। तो ये होता है इंडक्टेंस को लिखने का तरीका। देखो जी, आप एक ऑब्जेक्टिव पढ़ते होंगे ट्रांसपोजिशन। देखो ट्रांसपोजिशन का रियल मतलब क्या है बेटा, ये जो इंडक्टेंस नामक बीमारी है, बीमारी क्या मजबूरी कहें, इसके बिना पावर ट्रांसफर हो भी नहीं सकते। इसके कारण नजदीकी जो ट्रांसमिशन लाइन के जितने नजदीक में दूर संचार लाइन है, इसमें इंटरफेरेंस भी होता है।
कई बार आप जो बड़ी हमने या छोटे ट्रांसमिशन लाइन भी फोन पे बात करते हुए निकलना है इसके नीचे को, आपके मोबाइल चिड़ 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 ऐसी आवाज होगी, जबकि ट्रांसमिशन लाइन के नीचे खड़ा होकर फोन पे बात करना बहुत रिस्की है। तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होती है, इफेक्ट करती है। तो इंडक्टेंस के कारण नजदीकी दूर संचार लाइन में इंटरफेरेंस भी होता है। आप क्या ये बता सकते हैं कि अगर लाइन का इंडक्टेंस अलग अलग हो, तार का इंडक्टेंस अलग अलग हो, तो क्या तार का प्रतिघात भी अलग अलग होगा? भाई एक्सएल बराबर 2πf L होता है या ओमेगा L होता है, तो प्रतिघात अलग अलग लिखाऊंगा भी, पहले सुन लो। अगर प्रतिघात अलग अलग है बेटा, तो क्या वोल्टेज और ड्रॉप अलग अलग होगा? अच्छा जी, अगर वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है, एक में 1 वोल्ट है, एक में 1.5 है, एक में 2 है, तो यदि आप एक तरफ से समान वोल्टेज भेजें, तीनों में आपने 20 वोल्ट भेज दी, तो क्या आपको समान वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी? क्यों? एक में से 1 घटेगा, एक में से 1.5 घटेगा, एक में से 2 घटेगा। तो बेटा यदि लाइन का अलग अलग तार का इंडक्टेंस अलग अलग हो जाए, तो सेंडिंग एंड पर, सेंडिंग एंड मतलब जो जनरेटिंग एंड होता है बेटा, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं, सेंडिंग एंड से बैलेंस सप्लाई भेजने के बावजूद भी हमें अनबैलेंस, असंतुलित वोल्टेज प्राप्त होती है। तो इसी बीमारी को दूर करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन में आपको जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि ट्रांसपोजिशन में क्या करते हो, आप कहेंगे कि एक निर्धारित दूरी के बाद में चालकों की अवस्थाएं बदल देना, पोजीशन बदल देना। तो आपको यहां पर यह सीखना है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी कि ट्रांसपोजिशन ये क्या है। तो हम लोग कहते हैं यदि लाइन के चालक असमान दूरी पर रखे हों, दूरी पर रखे हों, तो प्रत्येक तार का प्रेरकत्व अलग अलग होगा तथा प्रत्येक तार में प्रतिघात भी अलग अलग होगा, प्रतिघात भी अलग अलग होगा, जिसके कारण संतुलित वोल्टेज भेजने पर भी असंतुलित वोल्टेज प्राप्त असंतुलित वोल्टेज प्राप्त होती है। जैसे कि हमें बेटा ये दिया है
देखो ये 3 तार है जिसमें ये D1 दिया है, ये D2 और ये D3, A B और C बेटा। ठीक है जी। यदि बेटा D1 बराबर D2 बराबर D3 हो, यानी कि चालक समान दूरी पर रखे हो, चालक समान दूरी पर रखे हो, इसे कहा जाता है सिमेट्रिकल या एक समान, सिमेट्रिकल स्पेसिंग। इसका मतलब है एक समान दूरी पर रखे गए हैं, सिमेट्रिकल का मतलब ये है। क्या यदि चालक समान दूरी पर रखे हों तो बेटा सिमेट्रिकल स्पेसिंग है, इसमें ट्रांसपोजिशन की कोई जरूरत नहीं। सिमेट्रिकल हम लिखेंगे इसमें ट्रांसपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें ट्रांसपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है। अगर बेटा D1 इज नॉट इक्वल D2, यानी कि असमान है ना, बीच की दूरी समान है, सवाल लिख दिया कि ट्रांसमिशन लाइन में प्रत्येक चालकों के बीच की दूरी समान है, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल स्पेसिंग। अगर असमान दूरी है तो इसे कहा जाता है अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए ही ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन करते हैं, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए ही हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। ठीक है जी। चले भाई, लिख लिया, आगे बढ़े। चले भाई, अब तो थोड़ा गति से लिखो। हाँ जी, ट्रांसपोजिशन क्यों कर रहे हैं? समान वोल्टेज यानी कि बैलेंस वोल्ट प्राप्त करने के लिए ना, इसलिए तो कर रहे हैं ट्रांसपोजिशन। लिख भी दिया यार। देखिए जी, ट्रांसपोजिशन में मुख्य
उद्देश्य संतुलित या बैलेंस वोल्टेज प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। इसमें कुछ दूरी के बाद, इसमें कुछ दूरी के बाद प्रत्येक चालक की अवस्था कहें या पोजीशन कहें, पोजीशन बदल देते हैं, जिससे पूरी लंबाई के लिए, पूरी लंबाई के लिए बीच की दूरी का, बीच की दूरी का औसत बराबर, लगभग बराबर आ जाता है, लगभग बराबर आ जाता है। देखो कैसे, देखो इनकी अवस्थाएं बदलते हुए जा रहे हैं। जो अभी नजदीक थे उन्हें नेक्स्ट वाले में दूर कर दिए। तो जब इनके बीच की दूरी का हम औसत निकालेंगे ना, तो वो लगभग बराबर आएगा तीनों का। तो ये होता है जी स्पेसिंग को बराबर करने का एक तरीका, जिसे हमने कहा जी ट्रांसपोजिशन करना। ठीक है भाई। तो इसमें देखिए हम लोग ये कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन करने से, ट्रांसपोजिशन करने से नजदीक वाले दूर संचार लाइन में यस इंटरफेरेंस भी, इंटरफेरेंस भी कम हो जाता है। ट्रांसपोजिशन करने से नजदीक वाली दूर संचार लाइन में इंटरफेरेंस भी कम हो जाता है। बना लीजिए इसे। बना लिया भाई ये।
अब इसको जरा एक बार पढ़िए, इंडक्टेंस वाले को पूरे को एक बार पढ़िए। रेडियस से प्रभावित क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएस या डीएम में से रेडियस से प्रभावित क्या है, तो आप क्या कहेंगे? डीएस, यानी कि जिसे हमने सेल्फ जीएमआर लिखा, और बीच की कंडक्टर की बीच की दूरी से प्रभावित क्या है? जीएमडी। ठीक है भाई, जिसे हमने डीएम लिखा है। आगे बढ़ा जाए फिर, चले भाई आगे। अरे शाबाश, तुम्हारे वो, मैं सुबह सुबह तुम ऐसे, शाम को तो तुम बड़े अच्छे से ऊर्जा के साथ रहते हो, सुबह सुबह ऐसे क्यों? सुबह तो बल्कि और ज्यादा अच्छे से फ्रेश होना चाहिए मूड। सुबह नहीं होता? नहीं, ये तो तरोताजा दिखता है मुझे, ये कह रहा है कि ना जी। सुबह सुबह क्लास निपट जाती है, एक दो चैप्टर तो बड़ा अच्छा रहता है, दिन भर पढ़ने को भी मिल जाता है, टाइम यूटिलाइज हो जाता है। नहीं तो अगर इस समय क्लास नहीं होती तो तुम इस समय सो रहे होते। ठीक है, चले नेक्स्ट है सिंगल फेज टू वायर लाइन के लिए क्या? सोमवार को नंबर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मंगलवार को नंबर लगाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? एक दिन का मतलब सुबह शाम। ठीक है जी, 2 शिफ्ट होती है। यहाँ मोहन और सोहन बाबू की तरह ये नहीं कि पेड कोर्स में ले ली 1.5 घंटे की क्लास और हो जाएगा 60 दिन में सिलेबस। मोहन बाबू सोहन बाबू जानते हो ना? हाँ, तो ये नहीं है कि 1.5 घंटे की क्लास में खिचड़ी पका और चल गया काम। अबे सिलेबस इतना ज्यादा है ना कि 60 दिन भी अगर, जैसे 60 दिन में तब खत्म हम लोग कर पाएंगे, हम तो खैर 40-50 में लपेट देंगे, तब हो सकता है। नहीं, देखो मैं डायग्राम बनाने का समय बचा रहा हूं। जो बड़े डायग्राम होते हैं ना जिनमें समय लगता है 10-15 मिनट, तो वो समय की मैं बचत करता हूं। मैं पहले से पीपीटी के रूप में बना के लेके आता हूं डायग्राम को, तब जाके। अगर नहीं तो एक एक टॉपिक ऐसा है कि इसमें जितना मर्जी मैं समय दे सकता हूं। जैसे पूरा मशीन ही है अपना, 100 घंटे तक अपना लिखते रहो जितनी मर्जी। पहले इनको कराया तो मैंने खूब अपना पढ़ाता रहा इनको अपना, लेकिन जब तब है वो जब पेपर नजदीक नहीं होता। चीजें सब वही है, बल्कि इससे थोड़ा बहुत और बढ़ा देता हूं मैं हर बार। लेकिन यहाँ हम लोग समय को प्रॉपर अपना ये लेकर चल रहे कि भाई ज्यादा समय हमारा लिखने में खराब ना हो, ज्यादा समय हमारा डायग्राम बनाने में खराब ना हो। आप लोगों को भी थोड़ा सा फास्ट मोड में बोल रखा कि थोड़ा जल्दी से लिखो, घर जाके फिर इसे एक बार रिवाइज कर लो, फिर देखो किताब बंद करके, जो नोट्स है उनको बंद करके अपने दिमाग में मेमोराइज करो कि मुझे कितनी चीजें याद है। आईटीआई का एग्जाम पास करने के लिए 70% चीजें याद रखनी है, 30% समझनी है, ये फैक्ट है, बल्कि 70 से भी ज्यादा। क्योंकि जहां दिमाग लगाने का काम आ गया तो वहां पिछड़ जाओगे, तो याद रखना चीजों को ज्यादा जरूरी है। आप लोग एक तरीके से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से रियल जो नॉलेज होती है ना, उसका ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं। ये जितनी चीजें तुम्हें पढ़ाई है, रिवाइज करके नोटबुक को बंद करके लिख के देखो तुम कितनी चीजें लिख पा रहे हो। अगर लिख पा रहे हो तो तैयारी सॉलिड है।
और नहीं लिख पा रहे हो तो फिर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से खोखली तैयारी है, फिर कहीं भी फंस जाओगे। देखो जी, सिंगल फेज 2 वायर लाइन के लिए बेटा हमें कैपेसिटेंस लिखना है। ये 2 वायर लाइन है, जिसका बेटा रेडियस r है और बीच की दूरी d है। ठीक है भाई। देखो यहां बेटा दो तरीके से हम कैपेसिटेंस लिखते हैं। ये है न्यूट्रल, ये भी तो जरूरी है। न्यूट्रल का मतलब होता है अगर हम किसी एक कंडक्टर के लिए लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं फेज, तो फेज का मतलब या तो फेज का या फेज टू न्यूट्रल का है, एक ही बात होती है भाई। एक कैपेसिटेंस तो आपको बनता हुआ ये दिखेगा, जिसे आपने CAB कहा। एक कैपेसिटेंस तो आपको ये दिखा ना CAB। CAB का मतलब है कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में। और एक कैपेसिटेंस आपको दिख रहा है बेटा कंडक्टर से न्यूट्रल के बीच में। ठीक है जी। तो दो चालकों के बीच कैपेसिटेंस CAB बराबर में पाई एप्सिलॉन नॉट log AD बाई R फैराड पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब है 1 मीटर लंबाई के लिए फैराड पर यूनिट लेंथ। इसे कई बार आप ये भी लिख सकते हो फैराड पर मीटर, यानी 1 मीटर लंबाई के लिए। अरे फैराड पर मीटर, कभी तुम परमिटिविटी समझ बैठो। इसका मतलब है 1 मीटर लंबाई के लिए। हाँ, हवा में कहां से तार कहां टंगे होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन कहां होती है? और हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता? हाँ, तो हम क्यों लिखे? तो ये हमें मिल गया जी दो तारों के बीच में कैपेसिटेंस लिखने का तरीका। हमेशा याद रखिए कैपेसिटेंस भी बेटा लंबाई के समानुपाती होता है। ये लंबाई के समानुपाती रहेगा कैपेसिटेंस भी। RLC आप तीनों ले लीजिए, तीनों के तीनों आपको लंबाई के समानुपाती ही मिलेंगे। अच्छा देखिए, अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है। CAB बराबर में पाई एप्सिलॉन नॉट log A। D किसे दर्शाती है? बीच की दूरी DM को। और R किसे दर्शाती है? DS को। तो लिखने का तरीका आप ये भी अपना सकते हैं। ये किसके बीच है भैया? कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में। देखो कभी गलती मत करिएगा। अब हम लिखते हैं किसी एक कंडक्टर व न्यूट्रल के बीच कैपेसिटेंस CAN, ये होता है इसका डबल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log E D बाई R फैराड पर मीटर लंबाई, या CAN बराबर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log E DM बाई DS फैराड पर मीटर लंबाई। गड़बड़ यहां हो जाती है बच्चा जब ढंग से पढ़ के नहीं जाता। देखिए कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में पाई है, और यहां जब एक कंडक्टर टू न्यूट्रल लिख रहे हैं वहां बस 2 पाई है, और कोई डिफरेंस तो नहीं है। अरे इसमें पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है।
ये कैपेसिटर लिखने का तरीका है जी। न्यूमेरिकल कुछ नहीं, जीरो, सिर्फ फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला भी इसलिए क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है टिक लगाने को कि 2 है या फिर पाई एप्सिलॉन। चले जी। हो गया भाई इतना। तो ये बताओ RLC दूरी के साथ क्या रिलेशन रखते हैं? तीनों समानुपाती। कौन कौन से 4 पैरामीटर है? RLG और C। सीरीज में कौन कौन से? पैरेलल में C और G। हाँ ठीक है। इंडक्टेंस का फॉर्मूला 2 × 10⁻⁻⁴ 7 ब्रैकेट 1/4 प्लस log a d by r। इसी को दूसरा रूप दे दिया 2 × 10⁻⁻7 log a dm by ds। dm का मान क्या लिखेंगे? बीच की दूरी। और ds 0.7788 r। हाँ ठीक है, इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। सॉलिड का था, होलो वाले में 0.77 नहीं आता, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़ाते तुम्हें। चलते देखिए जी। हाँ, ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं? समान वोल्टेज, या कहें कि वोल्टेज ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, ट्रांसपोजिशन करते कैसे हैं? कुछ दूरी के बाद में इनकी पोजीशन को चेंज कर देना। ट्रांसपोजिशन करने से दूर संचार लाइन के साथ में इंटरफेरेंस भी कम हो जाता है। चले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बंडल कंडक्टर। कंडक्टर से भाई, है ना। कभी ट्रांसमिशन लाइन में रास्ते रास्ते में कभी ऐसा देखा है
कि एक रिंग शेप, चाहे जिसमें 2 कंडक्टर हो, 3 हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, देखा है ट्रांसमिशन लाइन में? नहीं देखा तो एक वीडियो देख लेना मेन चैनल पे, ईएडी पे हमारी एक वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो। एक ही, ये अलग अलग फेज नहीं है। आप देखते होंगे ट्रांसमिशन लाइन में, अरे यार ये तो कई सारे कंडक्टर है, तो ये अलग अलग फेजेस नहीं है, एक ही फेज में एक से ज्यादा कंडक्टर्स का यूज कर रहे हैं। देखो जब हमें लो पावर ट्रांसफर करनी होती है तो एक कंडक्टर से काम चल जाता है, लेकिन उच्च यानी कि हाई पावर ट्रांसफर करने के लिए एक ही फेज में एक से ज्यादा चालकों का इस्तेमाल करते हैं, और इसी को कहते हैं बंडल कंडक्टर। ठीक है जी, ये एल्युमिनियम के ही बने होते हैं, ये कहलाते हैं स्पेसर्स। देखो हम लोग कहते हैं उच्च पावर, क्या कहेंगे भाई? उच्च पावर एक ही तो फेज है ना, आपस में हो भी गए तो कोई वो नहीं, एक ही फेज है ये। उच्च पावर ट्रांसफर करने के लिए एक ही फेज में एक से अधिक कंडक्टर्स यूज करते हैं तथा इसी व्यवस्था को बंडल कंडक्टर कहते हैं। देखो बाबू, पहले तो एक यही रेडियस है, अब तो हो गए सब एक साथ, ज्यादा हो गए ना कंडक्टर, तो रेडियस बढ़ जाती है। बंडल कंडक्टर यूज करने से सेल्फ जीएमआर यानी कि डीएस बढ़ जाता है। सेल्फ जीएमआर बढ़ गया। अब आ जाओ बंडल कंडक्टर यूज करने के फायदे। यूज करने के फायदे, देखो भाई एक बात बताना, एल समानुपाती है log ए डीएम बाई डीएस के। बच्चों अरे डीएस को बढ़ा दो, डीएस को बढ़ा दोगे एल का मान कम होगा भाई, डीएस के साथ तो वेद कर्मानुपाती है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखिए प्रेरक तो कम हो जाता है। प्रेरक तो अगर कम होगा तो दूसरा, नजदीकी ट्रांसमिशन लाइन से इंटरफेरेंस कम हो जाता है। नजदीकी ट्रांसमिशन लाइन से इंटरफेरेंस कम हो जाता है। देखो बेटा, सी जो होता है ये होता है log ई डीएम बटे डी।
ये तो 1/log/dm/ds है। अगर ये घटेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो बंडल कंडक्टर यूज करने से धारिता बढ़ जाती है। हाँ भाई बच्चों, आपने बंडल कंडक्टर को यूज क्यों किया है? पावर ट्रांसफर करने की क्षमता बढ़ाने के लिए। तो पावर ट्रांसफर होने की क्षमता बढ़ जाती है। यार एक बात बताओ, डीएस बढ़ने का मतलब है रेडियस बढ़ गई, त्रिज्या बढ़ने का मतलब है व्यास बढ़ गया। व्यास बढ़ने से कोरोना लॉस कम हो जाता था, तो कोरोना लॉस कम हो जाएगा। कोरोना लॉस कम हो जाता है। देखो कोरोना लॉस से संबंधित यहां भी चीजें लिखेंगे। एक होता है होलो कंडक्टर, जो बीच में से खोखला होता है। होला कंडक्टर यूज करते हैं अल्ट्रा हाई वोल्टेज। यूएचएफ का मतलब है अल्ट्रा हाई वोल्टेज। एक होता है बंडल कंडक्टर, ये होता है बेटा ईएचवी लाइन में। जैसे एसीएसआर की बात कर रहा हूं मैं, कंपोजिट, तो ये होता है जी हाई वोल्टेज। बंडल कंडक्टर यूज करने का प्राथमिक उद्देश्य है पावर ट्रांसफर होने की क्षमता बढ़ जाना लाइन का। बंडल कंडक्टर यूज करने से जो प्रभावी रेडियस है, त्रिज्या है, वो बढ़ जाती है। इसका मतलब है डीएस का मान बढ़ गया। डीएस का मान बढ़ने का मतलब है एल का मान कम होना, ये ऑब्जेक्टिव आते हैं। बंडल कंडक्टर इस्तेमाल करने से डीएस के मान बढ़ता है, तो एल का मान कम होगा, कैपेसिटेंस का मान ज्यादा होगा, नजदीक वाले ट्रांसमिशन लाइन से इंटरफेरेंस कम होगा, पावर ट्रांसफर होने की क्षमता बढ़ेगी और कोरोना लॉस कम होगा। और ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रैक्टिकली स्थिति है जब आप ट्रांसमिशन लाइन को देखते हो। ये पूछेगा उच्च वोल्टेज मतलब अल्ट्रा हाई वोल्टेज 765 केवी, 850 केवी है। नहीं नहीं, इसके अलावा क्या है? एसीएसआर यार।
लिख लिया भाई सबने? चलो जी नेक्स्ट लिखेंगे स्किन इफेक्ट। ये बड़ी जरूरी चीज है, ट्रांसपोजिशन करना, बंडल कंडक्टर कॉन्सेप्ट, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है जी, 5 चीजें हैं, बड़ी खास है ये। देखो स्किन इफेक्ट में बेटा जब हम लोग डीसी सप्लाई लेते हैं तो डीसी सप्लाई में कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया जिम्मेदार होता है करंट फ्लो कराने के लिए, पूरा क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है, फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग एसी के केस में देखते हैं तो एसी के केस में आप ये देखते होंगे बेटा कि जो सतह है यानी सरफेस है, कोर से बहुत कम करंट और ज्यादातर जो करंट है ये कर रहा है जी सतह से, और ये हमने दिखा दिया जी कोर। कोर मीन सतह अंदर वाला हिस्सा। तो देखो जी ये केस है डीसी के लिए, और ये है एसी के लिए। हम ये कहते हैं कि डीसी में चालक का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल धारा को फ्लो कराता है। ये धारा पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल से बहती है। देखिए बेटा जड़ ये है कि आवृत्ति के कारण, आप यही तो पढ़ते हो कि सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो किसी भी कंडक्टर के वो सेंटर से जाती है। ठीक है भाई, तो यहां कोर पर हमें देखने को मिलेगा उच्च मैग्नेटिज्म, या चलिए उच्च प्रेरकता लिख लीजिए। अगर कहीं प्रेरकता ज्यादा हो जाए बेटा, एल का मान अगर ज्यादा हो जाए तो यार एक्सएल बराबर में 2 पाई एफ एल। तो अगर एल का मान ज्यादा तो एक्सएल भी ज्यादा बेटा। अगर एक्सएल ज्यादा तो देखिए प्रतिबाधा लिखिएगा, प्रतिबाधा जेड बराबर में आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि प्रतिबाधा के अधिक होने के कारण ज्यादातर धारा सतह से बहती है। ज्यादा धारा कहां से बहेगी? सतह से।
हम क्लियरली कह रहे हैं ना कि आवृत्ति से प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। देखो याद रखिएगा, जो स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट जो रहता है वो स्किन डेप्थ यानी कि गहराई, जितनी ये गहराई है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो ये डेप्थ है ये होती है अरे किसी भी कंडक्टर को ले लीजिए भाई, इस कंडक्टर के जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे गहराई है ना, तो गहराई जो होती है वो समानुपाती होती है प्रतिरोधकता के। प्रतिरोधकता मतलब रो। ठीक है भाई, तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि स्किन इफेक्ट जो होता है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि सवाल बड़ा जरूरी है, प्रतिरोधकता बढ़ा दी जाए तो स्किन इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा जी। स्किन इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोधकता। और जब प्रतिरोधकता कह दी, ठीक है जी। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। एसी में धारा का सतह से होकर बहना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है। एसी में धारा का सतह से होकर बहना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है भाई, हम ये कहें कि आवृत्ति के बढ़ने से स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। देखो इसमें ये भी लिखेंगे, स्किन इफेक्ट के कारण चालक का इफेक्टिव जो प्रभावी प्रतिरोध घट जाता है। मैं मटेरियल की नहीं, मैं पूरे चालक की बात कर रहा हूं दोस्त। अगर बढ़ेगा तभी तो आप ये कहते हो कि एसी में ज्यादा प्रतिरोध होता है डीसी की तुलना में, क्योंकि एसी में धारा को बहने की जो क्षमता है वो कम है डीसी से। तो स्किन इफेक्ट के कारण चालक का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध है एसी में वो हमेशा डीसी के प्रतिरोध से ज्यादा होगा। ठीक है जी, एसी में जो प्रतिरोध है वो डीसी के प्रतिरोध का हमेशा ज्यादा होगा। हम कहते हैं आवृत्ति के बढ़ने से स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। चलो लिखो जी भाई ने।
यूज फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी के कारण स्किन इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट के कारण फ्रीक्वेंसी नहीं है। उल्टा मत बोलो ना। फ्रीक्वेंसी यूज करने की चीज थोड़ा ही है। फ्रीक्वेंसी तो जनरली पावर स्टेशन से आ रही है ना, 50 हर्ट्ज वाली, या अगर हम उच्च आवृत्ति वाले व्यवस्था को लगाएंगे, 50 के बजाय 100 कर दिया, तो स्किन इफेक्ट उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। है? ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा होगा, बिल्कुल भाई, ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो स्किन इफेक्ट ज्यादा ही होगा ना। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा है हमने, स्किन इफेक्ट के आवृत्ति के बढ़ने से स्किन इफेक्ट बढ़ता है, कि भाई ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम देख सकें। अदरवाइज जब हम पावर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम तो 50 हर्ट्ज पे डील करेंगे। ये तो आपको कि देखो फॉर्मूला ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से ये बढ़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि भाई आवृत्ति के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब बढ़ेगा जी। ये कुल मिला के कम करें इसे। अरे कम करोगे, कैसे करोगे? हैं? कॉपर का करें? हाँ, लेकिन खोखला इस्तेमाल करने से नुकसान ये भी तो है ना, पावर ट्रांसफर करने की क्षमता घट जाएगी ना। बोलो। कंडक्टर में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। अरे भाई, जब बीच का हिस्सा ही काट दिया तुमने, जब इंडक्टेंस रहा ही नहीं सेंटर में, तो अब क्या होगा? प्रभाव ही नहीं आएगा कुछ। लेकिन वो ये होलो में पावर ट्रांसफर करने की एक लिमिटेड क्षमता है। हाँ हाँ, लिख लिया भाई ये। पढ़ना जरा बोर्ड पे क्या क्या चीजें लिखे। ए भाई, प्लास्टिक ना चबा। पढ़ो पढ़ो, समाप्ति की तरफ चल रहे भाई हम। पावर सिस्टम समाप्त होने की तरफ चल रहा है। अंडरग्राउंड केबल है बस जो बड़ा टॉपिक है। आज अगर थोड़ा बहुत कुछ बचता भी है तो हम कल पढ़ा देंगे। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, जो काम दिया जाएगा उस पर लगे रहना। अगर कुछ छोटा मोटा चीज बचेगी भी आज तो हम कल पढ़ा देंगे, लेकिन हमें सोमवार से नया विषय स्टार्ट करना है। अरे उड़ा देंगे, चिंता ना कर दो। पता नहीं क्या चलेगा। है? हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ, मुझे खत्म करना है भाई ये। हो गया भाई। देखो, जैसे ये बीमारी है ना स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट से आप क्या समझे कि चाल एक ही कंडक्टर है, लेकिन इसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग धारा बह रही है। इसके अलग अलग हिस्से में अलग अलग धारा बह रही है। सेंटर में बहुत कम है और सरफेस पर ज्यादा है। इसी प्रकार से बेटा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी है। बंद हो जाएगा इससे तो।
रुक जा रुक जा, ठंडी आ गया था क्या? अब ठंड नहीं लग रही? हम चाय पी रहे हैं ना। देखो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी बेटा स्किन इफेक्ट की तरह ही होता है, इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिज्म ही जिम्मेदार है। देखो ट्रांसमिशन लाइन में भाई आप यही व्यवस्था तो देखते हैं कि भाई ये दो कंडक्टर है ट्रांसमिशन लाइन में, या तो भाई दोनों में समान दिशा में धारा जा रही होगी है जी, या दोनों में असमान दिशाओं में धारा होगी। भाई अगर सिंगल फेज की हम बात करते तो ऐसे आ जाता वापस। यही तो दो व्यवस्थाएं हो सकती है, तो समान दिशा में होगा या असमान होगा। अब आपको हम बताते हैं, एक होता था थंब रूल, हेलिक्स रूल भी कहते हैं जिसे, जिसमें कहा जाता है कि यदि आप चालक को अपने हाथ में इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा ये धारा की दिशा में हो, तो ये उंगलियां है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएंगे। यही तो था। अच्छा जी, तो हमने भैया एक काम कर लिया कि हमने इन चालक को कुछ ये प्रदर्शित कर लिया। ठीक है भाई बच्चों, और इन चालकों पर जब हमने, यानी यही कंडक्टर को जब हमने कहा, तो हमने कहा यार इसमें तो करंट ऊपर की तरफ है ना, तो हमने कहा जिसमें क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो हम लोगों ने यहां से एक काम किया, दोनों में समान दिशाओं में है मैग्नेटिक फील्ड। अरे समान दिशाओं में है, देखो जी हमने ये कहा कि देखो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है कुछ इस तरह से। दूर बना दिया बेचारा। इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, यही होता है यार। इन कंडक्टर के एक हिस्से पे, जो ये वाला हिस्सा है इन दोनों का, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की सबसे ज्यादा लाइनें दिख रही है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की सबसे ज्यादा लाइनें हैं। जैसे इनका इक्विवेलेंट खींचने लगे, अब हम इक्विवेलेंट देखिए ये बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन यहाँ गई, और यहां जाते ही से ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन समान दिशा में मिले। फिर ये दूसरी वाली लाइन, मैं बात कर रहा हूं यहां के, देखो कंडक्टर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब यार मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ज्यादा होने का मतलब है चुंबकत्व ज्यादा, और चुंबकत्व का तात्पर्य हुआ करता है इंडक्टेंस से। सूत्र क्या था इंडक्टेंस का? N∅/I। चुंबकत्व का मतलब है फाई से, तो फाई ज्यादा तो इंडक्टेंस ज्यादा। फिर वही स्किन इफेक्ट को याद करिए, अगर ज्यादा है इंडक्टेंस ज्यादा तो प्रतिबाधा ज्यादा। तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि ये वाला हिस्सा दोनों
चालकों में ये वाला हिस्सा बेचारा ऐसा है जिसका इंडक्टेंस या प्रतिबाधा ज्यादा आई, इस तरफ का, और बाकी से अपना धारा बह रही है, बाकी से ज्यादा धारा बह रही है, लेकिन ये जो मैंने रेड दिखा है इससे अपना कम धारा बह रही है। तो एक ही कंडक्टर के अलग अलग हिस्से में दो अलग अलग प्रकार की धाराएं, जो ये दिखाया इसमें कम और इधर वाले में ज्यादा, ये कहलाता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट बेटा दोनों एक जैसे हैं। एक के सेंटर पर था मामला, इसके किस भी एक हिस्से में है। अगर हम जैसे ना विपरीत डायरेक्शन में ले लेते हैं, अगर हम बेटा ये कहते हैं कि इस पर जो करंट या मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसा है, दूसरे पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो तब हम ये कहते हैं कि देखो जी अब ये वाले हिस्से से कम होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण चालक के एक हिस्से पर अधिक चुंबकीय रेखाएं होती है तथा वहां प्रेरकत्व भी ज्यादा होता है। प्रेरकत्व ज्यादा होने के कारण प्रतिबाधा अधिक होती है तथा चालक के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धारा बहती है और इसे ही प्रॉक्सिमिटी प्रभाव कहते हैं। छापो जी इसे जल्दी से, लिख दिया। नेक्स्ट वीक में हम आपके ये जैसे ये होते हैं ना प्रिकॉशंस, आग के अलग अलग प्रकार, टूल्स, ये निपटा लें, और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजिटल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नेक्स्ट वीक का टारगेट है वहाँ। सोल्डरिंग वोल्डरिंग छोटी मोटी जो चीजें हैं इन्हें खत्म कर लें।
हो गया। चले आगे। नहीं कर सकते, मजबूर है। छोटी में तो कर लेते हैं, छोटे लाइनें वाइनें ना, जैसे उसमें हम लोग शिल्डिंग बना लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में करने के लिए बहुत जैसे डिवाइसेस इक्विपमेंट होते हैं, तो उसमें तो हम लोग करने की कोशिश करते हैं, इसमें हम लोग करेंगे। एक टॉपिक है बेटा, लोड फ्लो एनालिसिस। नया टॉपिक है, कोई जिक्र भी नहीं करता। एक तो हो भी सकता है। देखिए बेटा, लोड फ्लो का मीनिंग ये है कि किस समय हम लोग किस पावर प्लांट को चलाएं और कितना लोड चलाएं कि हमें वो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो सस्ता पड़े। ये पर्पज था जनरली लोड फ्लो का। तो जब हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास में बेटा पूरे एनालिसिस में 4 बेसिक क्वांटिटी है। पी एक्टिव पावर, क्यू रिएक्टिव पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड, अरे वोल्टेज का मान, ट्रू पावर भी कहते हैं एक्टिव पावर को, एवरेज पावर भी कहते हैं, ये हमारी रिएक्टिव। रिएक्टिव को क्या, आभासी शक्ति, और अप्रेंड को आभासी, इसको प्रतिघात वाले। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है बेटा, डेल इसे कहते हैं हम लोग लोड एंगल पावर एंगल। ठीक है भाई। तो बेटा हम पूरे पावर सिस्टम को चाहे जनरेट करने की बात करें, चाहे लोड को जोड़ने की बात करें, हम लोग पूरे पावर सिस्टम को 3 अलग अलग बस में डिजाइन करते हैं। हमारे पास बेसिक 3 प्रकार की बस है। अरे ये नहीं एक महिंद्रा की एक टाटा की, ऐसे नहीं, मतलब बस इलेक्ट्रिकल वाली बस बार, बसेस। एक होती है लोड बस, एक होती है जनरेटर बस, और एक होती है स्लैक बस। जो स्लैक बस है बेटा, इसी को हम लोग रेफरेंस बस के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सी हो गई जी? लोड बस, जनरेटर बस, रेफरेंस या स्लैक बस। हमारे पास में 85% लोड बस होती है। अरे जनरेटर तो कम है, ज्यादातर तो लोड ही जुड़े हुए हैं।
तो लोड हमारे पास ज्यादा है, और 15% हमारे पास में है जनरेटर बस। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है बेटा, ये रेफरेंस बस है, इसकी कोई काउंटिंग या संख्या नहीं है। अरे जैसे नीचे हम केसीएल में रेफरेंस नोड लिया करते थे, तो वो रेफरेंस है हमारे लिए। देखो लोड बस पर दो क्वांटिटी स्पेसिफाई की जाती है और इनका इस्तेमाल करके दो निकाली जाती है। तो ये पूछता है कि लोड बस पर कौन कौन सी इकाई या क्वांटिटी स्पेसिफाई की जाएगी। देखो लोड बस पर पी व क्यू, पी व क्यू का मतलब क्या है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर। यहां किनको माना गया है, स्पेसिफाई किया गया है एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर। जनरेटर बस पर पी व वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। पुराने साल के पेपर उठा के देखना ना, 2 सवाल मार दिए सिर्फ 5 मिनट की क्लास से। सिर्फ जो बोर्ड पे लिखी गई चीजें ना, इनका इस्तेमाल करके पुराने ईयर के पेपर उठा के प्रैक्टिस करना, 2 सवाल इस 5 मिनट की क्लास में कर लोगे। रेफरेंस बस पर दो क्वांटिटी होती है बेटा, एक वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एक रोटर लोड एंगल, पावर एंगल या रोटर एंगल। लोड एंगल और पावर एंगल ही लिखिए। लोड बस पर सवाल देखियो क्या क्या सवाल है। ये पूरे पावर सिस्टम का सबसे मुश्किल टॉपिक होता है दोस्त, लोड फ्लो एनालिसिस। मतलब ये मानो आपको हमने इसका जो चीजें बताई है ना, ये बस नाम है लोड फ्लो का, नहीं तो ये 0.01% भी नहीं है लोड फ्लो का। लोड फ्लो एनालिसिस में बेटा याद रखिएगा 4 क्वांटिटी है पूरे पावर सिस्टम में जो महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज और एंगल। अब मेरा नेक्स्ट सवाल होगा, लोड बस पर किस किस क्वांटिटी को स्पेसिफाई या फिर माना जाता है। आप कहेंगे पी व क्यू। फिर जनरेटर पर पी व वोल्टेज, यहां एंगल और वोल्टेज। मैं कहूंगा पूरे पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा बसें किस तरह की होती है, लोड बस, लगभग 85% तक होती है। जनरेटर बस, इसका कोई ऐसे संख्या नहीं है, यही हो गया ना 100%, ये तो रेफरेंस बस है। स्लैक बस को अन्य नाम हम रेफरेंस बस भी कहते हैं। ठीक है जी, इसे लिख लो और लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ सुमित बाबू, यार वो तो खत्म हो गया सामान जो तुम दे के आए थे। हाँ हमारे गुरुजन इतने खतरनाक है, हमें बच्चों ने चॉकलेट दी, हमें पता नहीं, हमें हमें सामान को पहुंचने भी नहीं दिया घर तक। पहले चॉकलेट वगैरह मैं खाता भी नहीं। बोल रहे कि इसे खाली करके इसमें बढ़िया सा कलरफुल पानी भर के हम डेकोरेट करके रख देंगे। वह चलो बढ़िया। अब देखिए बेटा, यहां लोड फ्लो एनालिसिस को स्टडी करने के लिए हम लोग एक निकालते हैं एडमिटेंस मैट्रिक्स और एक होती है इंपीडेंस मैट्रिक्स। तो पूरे लोड फ्लो को एनालिसिस करने के लिए हम लोग एडमिटेंस मैट्रिक्स लेते हैं। हम कौन से मैट्रिक्स का यूज करते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं वाई, बस हम यूज करते हैं एडमिटेंस मैट्रिक्स का। अलग अलग मेथड है हमारे पास में लोड फ्लो को स्टडी करने के लिए। एक होता है गॉस सिडल मेथड, एक होता है
न्यूटन रैप्सन मेथड, एक होता है फास्ट डिकपल्ड मेथड। गॉस सीडल मेथड, न्यूटन रैप्सन फास्ट डिकपल्ड मेथड। चलो जी, चैप्टर ये टॉपिक हमारा हो गया समाप्त। इनसे सॉल्यूशन करते हैं लोड फ्लो का। बेटा किसी भी बस पे करंट को नहीं लिया, करंट स्पेसिफाइड नहीं है। कौन कौन सी है? चार ही क्वांटिटी है, जो चार का ही खेल है सब है। हाँ, चार का ही खेल है। पढ़ लो यार, जितना हो सके मेहनत कर लो, नाम खराब मत कर देना बस। मैं तो बार बार बोलता हूँ, इंसान के पास में नहीं करने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहाने बहुत सारे होते हैं। आज हल्का सा सर दर्द हो गया जी, नींद ज़्यादा आ गई, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। आज तो सर ने देखो ये चार चीज़ हिंदी में लिखा दी, इंग्लिश में लिखा दी, मैं नहीं पढ़ रहा। तो नहीं करने के इंसान के पास बहुत सारे कारण हैं। और कुछ करने के लिए इंसान को किसी भी छोटे मोटी चीज़ को कारण बना लेना चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस दुनिया में अगर बेस्ट मोटिवेशन कहीं से मिल सकता है तो वो मिल सकता है अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजनों से। जब भी थकान लगे, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचिए कि आपने अपने घर वालों के लिए क्या क्या सपने संजोए हैं, या खुद के लिए क्या क्या सपने संजोए हैं, उनको पूरा कराओगे तो आपके लाइफ का जो जीने की वजह अब तक रही। देखो, जिंदा हर इंसान है, लेकिन एक इंसान वो है जो अपने दम पर है कुछ बन के, और एक इंसान है जो दूसरों के भरोसे पे है। तो अपने दम पर कुछ करो। और मैं हमेशा बच्चों को ये समझाता हूं कि उस मोमेंट को देखकर रात दिन मेहनत करो कि जब ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे हाथ में होगा और जब तुम जाके अपने पेरेंट्स को इसे थमाओगे कि आपकी बचपन से अब तक की गई मेहनत का एक छोटा सा ये फल है। तो अगर आप इस मोमेंट को देखकर महसूस करके मेहनत करने लग जाए तो किसी को थकान का मतलब ही नहीं यार। और फिर भी कोई कह रहा है जी बहुत थकान लग रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसने रियलिटी को जाना ही नहीं, उसने इन चीजों को देखा ही नहीं। कि सर्दी हो रही है भाई, पिताजी चप्पलों में घूम रहे 2 टीवी में, लेकिन बच्चे को जूते पहना रखे, क्योंकि माँ बाप अपने आप को कितना भी दिक्कत में रख लेते हैं लेकिन अपने बच्चे को बिल्कुल फिट देखना चाहते हैं भाई। चाहे उनके पास कपड़े हो ना हो, लेकिन अपने बच्चे को ट्राई करते हैं कि नहीं अच्छी जगह जा रहा है भाई, बाहर जा रहा है तो उसे कोई दिक्कत ना हो, अच्छे कपड़े भी दिलवाएंगे, जूते भी, चप्पल भी, रहने का, खाने का, सब व्यवस्था है। आप लोग बाहर रह रहे हो या कोई इवन घर में भी रह रहा हो तो वो तब भी महसूस करता है कि माता पिता कभी नहीं चाहेगा कि यार अपने आप हीरो और बच्चे को बिल्कुल ऐसा बना दिया। हमेशा ट्राई करता है कि यार अपने आपके अपने अरमानों को मार लूं लेकिन मेरा बच्चा बहुत अच्छा रहे। जम के मेहनत करिए। शाम को मिलते हैं नया टॉपिक के साथ में। और ये है बिल्कुल जोश तो हमेशा हमारा तो नया ही रहता है, तुम अपना देख लो भाई। कंडक्टिविटी, हाँ कॉपर, पहले एल्यूमिनियम करते थे। हाँ दोस्त।
अरे क्या हाल चाल है दोस्तों। अंकित मिश्रा जी यार, शांति रखा करो, आपसे ज्यादा मुझे चीजें पता है। अच्छा ये बताओ, इसीलिए कमेंट बंद रहते हैं। चलिए जी, थैंक यू।